द्विकर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें पहले आपको बताया गया था कि द्विकर्ण निकाय अर्थात यदि दो कण एक दूसरे के समीप हैं, एक दूसरे के करीब हैं, तो दो कणों से मिलकर के बने ऐसे प्रबंध को हम कहते हैं द्विकर्ण निकाय। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के संबंध में बताया गया था, जैसे मानना कि ये स्थितियां, ये मान लो x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष ले लेते हैं और इसमें कण A, B, जहाँ पर कण A का द्रव्यमान m1, B का द्रव्यमान m2 है, जिनकी स्थिति बिंदु O के सापेक्ष m1 की स्थिति r1, m1 द्रव्यमान वाले कण A की स्थिति और m2 द्रव्यमान वाले कण B की स्थिति जो है वह r2, इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बिंदु C पर है, जहां उसको दर्शाया गया है RCM। इसमें इस RCM का मान m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 इतना बताया गया। इस मान के लिए, या ऐसा कहें कि इस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का व्यंजक हम ज्ञात कर रहे हैं। उसके पहले आपको बताया गया था उस मान को ज्ञात करने के लिए इस कण पर, इस द्विकर्ण निकाय पर क्या क्या स्थितियां आती हैं। इसमें यह बताया गया था आपको पूर्व में कि कण A पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक B के द्वारा लगने वाला बल और दूसरा A पर कार्य करने वाला बाह्य बल। उसी तरीके से B पर भी दो बल कार्य करते हैं, कण B पर A के द्वारा कार्य करने वाला बल और B पर दूसरा बाह्य बल, अर्थात इन दोनों कणों पर बाह्य बल कार्य करते हैं। बाह्य बल के अतिरिक्त ये कण एक दूसरे पर भी बल लगाते हैं, परंतु ये आंतरिक बल एक दूसरे के बराबर एवं परिमाण में बराबर विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अतः इस निकाय पर कार्य करने वाला बल केवल बाह्य बल होता है, जो इसकी गति को प्रभावित करता है। उस बाह्य बल के प्रभाव को हम प्राप्त करने के लिए इन कण पर अर्थात m1 और m2 पर गति के नियम और गति का तीसरा नियम तथा दूसरे नियम का उपयोग करते हुए बल का मान F इक्वल टू d अपॉन dt इंटू m1 प्लस m2 इंटू d अपॉन dt इंटू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 यह मान प्राप्त किए थे। उस स्थिति में जो व्याख्या की गई है, उस स्थिति पर इस निकाय पर अलग अलग स्थितियों में जो बल का मान, जो नियम, गति के नियम से प्राप्त किए थे, और वह बल का मान प्राप्त हुआ था F इक्वल टू d अपॉन dt m1 प्लस m2 इंटू d अपॉन dt m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, यह मान प्राप्त हुआ। इसको हम समीकरण नंबर A दे देते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें कि यदि यह बल m1 और m2 अर्थात यदि यह बल F m1 प्लस m2 द्रव्यमान वाले निकाय पर, जिसका स्थिति सदिश R CM है, पर कार्य करता है, तब सूत्र F इक्वल टू M इंटू A से, उस सूत्र से हमें प्राप्त होता है F
इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू d2 अपॉन dt स्क्वायर r cm। f इक्वल टू m1 प्लस m2 d2 r cm अपॉन dt स्क्वायर, या और आगे सॉल्व कर लें इस समीकरण को, आ जाएगा समीकरण d अपॉन dt m1 प्लस m2 d RCM अपॉन dt। इसी समीकरण को आगे हम सरल कर लिए, सरल करके f इक्वल टू यहाँ से d अपॉन dt ब्रैकेट में ले लिए m1 प्लस m2 इंटू d RCM अपॉन dt। इसको समीकरण नंबर b, यह समीकरण a, इसको यहाँ ले लें समीकरण a, समीकरण b। इसी निकाय पर हमने बल का दो सूत्र प्राप्त किए हैं। बल वही है, उस बल के लिए जो एक सूत्र आया था F इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू m1 प्लस m2 इंटू डी अपॉन डी टी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, समीकरण ए। और दूसरा सूत्र F इक्वल टू डी अपॉन डी टी m1 प्लस m2 इंटू डी RCM अपॉन डी टी। इन दोनों समीकरणों की यदि तुलना किया जाए, समीकरण ए व बी से इन समीकरणों की तुलना करें तो यहां पर हम देख रहे हैं F डी अपॉन डी टी m1 प्लस m2 डी अपॉन डी टी, ये RCM यहां पर है ये स्टेप, अर्थात इस तुलना से हमको पता प्राप्त हो रहा है RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। यह समीकरण हमें जो प्राप्त हुआ है वो यही समीकरण है ये, अर्थात द्विकर्ण निकाय का, ऐसे निकाय का जो दो कण से मिलकर के बना हुआ है, उस निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का सूत्र। अब हम इस सूत्र से कुछ स्थितियों को देखते हैं। तो RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। इस समीकरण में पहली स्थिति हम देखें, इसमें एक स्थिति कि यदि दोनों कणों के द्रव्यमान अर्थात m1 और m2 का मान समान है, m मान लिए, तब RCM अर्थात द्रव्यमान केंद्र की स्थिति r1 प्लस r2 अपॉन 2 होगी। ये m 2m हो जाएगा, ये m बाहर जाएगा, m कैंसिल होगा, तो r1 प्लस r2 अपॉन 2। अर्थात क्या पता चल रहा है कि दोनों कणों के द्रव्यमान अगर समान है तो उनका द्रव्यमान केंद्र उनके ठीक मध्य में होता है। अगली स्थिति की चर्चा हम यदि ये कहें कि यहां पर ये जो बिंदु है A, B, C, जो स्थिति मतलब कण जहां वो स्थित हैं, उनको निर्देशांक ले लें x1, y1, z1। एक का निर्देशांक, यह निर्देशांक
एक निर्देशांक लेते हैं x2, y2, z2 और c के लिए ले लें x, y, z। ये निर्देशांक हैं उन बिंदुओं की, बिंदु a, b और c के लिए। तब हमको जो सूत्र प्राप्त होगा वह हो जाएगा R1 बराबर आ जाएगा x1 i प्लस y1j प्लस z1k। x1 y1 z1 ij k एकांक सदिश। इसी तरीके से R2 को माना जाएगा x2 i y2 j z2 k तथा RCM का माना जाएगा xi प्लस yj प्लस z k। इस R1, R2, RCM का मान समीकरण RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2 में रखने पर, इस समीकरण में हम इस मान को रखेंगे। इन मानों को रखने पर समीकरण इस रूप में हो जाता है xi प्लस yj प्लस z k इक्वल टू m1 x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस m2 x2i m2 x2i प्लस y2j प्लस z2k अपॉन m1 प्लस m2। क्या किए हमने यहाँ पर जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का सूत्र प्राप्त हुआ था, अर्थात RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, उस सूत्र में A की स्थिति निर्देशांक, B की स्थिति निर्देशांक, C की स्थिति निर्देशांक, अर्थात निर्देशांकों में उनको हम व्यक्त करते हुए स्थिति को लिखे। तो ऐसी स्थिति में समीकरण प्राप्त हुआ हमको। इस स्थिति में समीकरण जो आएगा xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू m1 इंटू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस m2 x2i प्लस y2j प्लस z2k पूरे का अपॉन m1 प्लस m2। इसमें i, j और k के गुणांकों की तुलना करें। तब i के गुणांक को देखें तो i के गुणांक में यहाँ पर i है तो इस जगह पर ये i आ जाएगा और यहाँ पर m2 द्रव्यमान वाले के साथ में गुणक रूप में, तो x इक्वल टू प्राप्त होगा m1 x1। अगला पद प्राप्त होगा m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 x का मान। इसी तरीके से y का मान m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 और z का मान आएगा m1 z1 m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से x, y, z के रूप में मान जो प्राप्त करेंगे वह मान आएगा x का मान m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, y का मान m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, z का मान m1 z1 m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से इनको हम निर्देशांकों अर्थात x अक्ष के अनुदिश मान प्राप्त करते हैं तो y के अनुदिश करते हैं तब, z के अनुदिश करते हैं तब, द्विकर्णिकाय के लिए
ये मान है, स्थिति निर्देशांक। एक्स अक्ष के अनुदिश इसकी स्थिति इस प्रकार से रहेगी, वाई के अनुदिश इधर, जेड के अनुदिश। और अब आगे देखेंगे अगले टॉपिक हम देखते हैं एन कर्ण निकाय। एन कर्ण निकाय से तात्पर्य है कि ऐसा निकाय जो एन कणों से मिलकर के बना हुआ है। एन कणों से मतलब 1 2 3 4 से एन तक के, जहां एन का मान जो है 1 से लेकर के आगे बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 इस क्रम में आगे हो सकता है। तो एक्स वाई जेड ये अक्ष है बिंदु ओ, बिंदु ओ से एन कणों से मिलकर के बना हुआ एक निकाय है। जैसे कि यहाँ पर m1 द्रव्यमान का एक कण है, एक कण m2 द्रव्यमान का, एक कण m3 द्रव्यमान का, ऐसे n कणों से मिलकर के, जिनकी स्थितियां क्रमशः अलग अलग, इनकी स्थितियां बिंदु O से अलग अलग हैं। पहले के लिए स्थिति सदिश है R1, दूसरे की स्थिति सदिश R2, तीसरे की स्थिति सदिश R3, nवें नंबर की स्थिति सदिश Rn है। M1, M2, M3 उन कणों के द्रव्यमान हैं। तब ऐसी स्थिति में स्थिति सदिश RCm का मान होता है M1 R1 प्लस M2 R2, nवें कण के लिए ले लेंगे Mn Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn, या यहां पर M1 M2 Mn तक के जितने भी कण हैं, समस्त कणों का द्रव्यमान, तो उस पूरे को हम एक साथ में कुल द्रव्यमान के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात समीकरण ऐसा लिखा जा सकता है I = 1 to n सिग्मा Mi Ri अपॉन n। यह किसका मान हो गया? यह मान हुआ RCm का, n कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र का सूत्र। इसमें इस समीकरण को और आगे ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/m I = 1 to n सिग्मा Mi Ri। तो अगर कोई निकाय n कणों से मिलकर के बना हुआ है तो उसके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस तरीके से होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति एवं संवेग संरक्षण। द्रव्यमान केंद्र की गति एवं संवेग संरक्षण, इसके ठीक पहले जो टॉपिक को बताया गया है वह क्या बताया गया है? द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र से क्या तात्पर्य था? जैसा कि पहले बताया गया है, द्रव्यमान केंद्र मतलब क्या? किसी निकाय का वह स्थान, वह भाग जहां पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान को, जहां पर उस निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को क्या किया जाए? केंद्रित माना जाता है, वह स्थान कहलाता है द्रव्यमान केंद्र। तो अगली टॉपिक हम देखेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति। इसके अंतर्गत
हम निकाय के वेग का सूत्र ज्ञात करेंगे, त्वरण का सूत्र, उसी गति के बारे में और संवेग संरक्षण। माना n कणों का कोई निकाय है जिसके द्रव्यमान है m1, m2, इस तरीके से mn, n कणों से मिलकर के बना हुआ निकाय। n कणों का निकाय है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, m4 इस क्रम पे mn है तथा उन कणों की किसी बिंदु O के सापेक्ष स्थितियां हैं, वह है r1 पहले कण के लिए, दूसरे की स्थिति r2, nवें नंबर के कण के लिए स्थिति ले लेते हैं rn, तथा उन कणों का वेग, पहले कण के लिए वेग v1, दूसरे का v2, इस रूप में क्रमशः अंतिम के लिए वेग का मान vn है। तब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति तो यहां पर ये उस निकाय के कणों के बारे में मान, अर्थात मान से तात्पर्य कि उन कणों का द्रव्यमान, प्रत्येक की अलग अलग किसी एक बिंदु से स्थितियां, उनके वेग। अब हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वाले सूत्र को लेते हैं। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM n कण के निकाय के लिए जो इसका सूत्र है वह है m1r1 प्लस m2r2, इस तरीके से nवें नंबर के लिए mn rn अपॉन m। यहां इस m को अब इधर हम गुणा कर लें, तिर्यक गुणा, तो m RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डैश डैश mn rn। पहले कण के लिए, दूसरे कण, तीसरे कण, इस प्रकार से क्रमशः लिए। अब इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको माना समीकरण 1। तब समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर इस समीकरण 1 का t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो किस रूप में हमको मान प्राप्त होगा इस समीकरण का? वह मान जो आएगा वह ऐसा रहेगा, d/dt m RCM इक्वल टू d/dt m1 r1 प्लस m2 r2, nवें कण के लिए लिख लेते हैं mn rn ये, और फिर इसको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लें, अर्थात इसको हल करेंगे तो m d/dt RCM इक्वल टू d/dt m1 r1 प्लस d/dt m2 r2 प्लस d/dt mn rn।
तो हमें प्राप्त होगा इस समीकरण से m dRCM अर्थात स्थिति का समय के साथ में परिवर्तन कहलाता है वेग। तो यह सूत्र आ जाएगा VCM बराबर इस पद का अलग, इस पद का अलग, प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन होगा। तो वह माना जाएगा m1 d/dt, ये हो जाएगा dR1 प्लस m2 dR2/dt, nवें पद के लिए mn dRn/dt। जिस तरीके से ये स्थिति का परिवर्तन अर्थात अवकलन किए VCM आया, वैसे ही इस पक्ष में भी आएगा m1 R1 के बदले में हो जाएगा V1, m2 यहाँ पे मान हो जाएगा V2, mn Vn। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। m VCM या VCM का मान निकालें तो VCM इक्वल टू m1 V1 प्लस m2 V2, nवें कण के लिए mn Vn अपॉन कैपिटल M कुल द्रव्यमान। तो VCM इक्वल टू आया m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस m3 V3, क्रमशः जितने कण हैं सबका अंतिम कर लेते हैं तो mn Vn अपॉन M। समीकरण नंबर 3। यह जो समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है हमको VCM का मान, यह VCM क्या है? यह जो है त्वरण का वेग का सूत्र है। n कण निकाय से जो n कणों का बना हुआ निकाय है, उस निकाय के लिए वेग का सूत्र। अब हम आगे देखते हैं इसी में समीकरण नंबर 2 का समीकरण 2 का अवकलन। समीकरण 2 का अवकलन करेंगे। कैसे अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। तो क्या रहेगा? d/dt m VCM इक्वल टू d/dt m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस mn Vn। ये ऐसा प्रत्येक पद को फिर अलग सरलतम रूप में लाएंगे। सरलतम रूप में मतलब कि इसको अवकलन करने पर अर्थात m d VCM अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पर d/dt m1 V1 प्लस d/dt m2 V2 प्लस d/dt mn Vn। प्रत्येक पद को अलग अलग ले लिए, इसको और सरल करेंगे। हमें m d VCM अपॉन dt इक्वल टू m1 d V1 अपॉन dt प्लस m2 d V2 अपॉन dt। nवें कण के लिए हो जाएगा d Vn अपॉन dt।
वेग का समय के साथ में परिवर्तन, वेग के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको हम त्वरण कहते हैं। तो यह व्यंजक आ जाएगा फिर m ACM इक्वल टू m1 A1 प्लस m2 A2 mn AN, या इसको और लिख लें m ACM इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi AI, जहां पर I का मान 1 से n तक। इससे त्वरण का मान निकाले अगर हम ACM त्वरण का मान, तब ACM इक्वल टू आ जाएगा I इक्वल टू 1 to n mi AI अपॉन m, अर्थात A बराबर हमको प्राप्त हुआ सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi AI अपॉन m। इसको हम m इंटू ACM इक्वल टू m1 A1, इस समीकरण को समीकरण नंबर 4 दे दें, इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। यह समीकरण नंबर 5 जो है, अर्थात ACM इक्वल टू, इसका पूरा विस्तार में मान क्या रहेगा, ये m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस m3 A3 nवें कण के लिए mn AN अपॉन कुल m। यह है त्वरण का सूत्र। यहां पर हमने अभी देखा m ACM इक्वल टू, हमको जो सूत्र प्राप्त हुआ था वह था m1 A1 प्लस m2 A2, n कण के लिए हो जाएगा mn AN। इस सूत्र से देखते हैं, इसमें m इंटू A अर्थात द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर क्या होता है, बल F इक्वल टू m A। तो ये पहला कण है, तो पहले कण पर लगने वाला बल F1, पहले कण पर लगने वाला बल, बाह्य बल धन, ये दूसरे कण के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से समस्त कणों पर लगने वाला बल अर्थात Fn बराबर ma cm, या इसको ऐसा लिख लें I इक्वल टू 1 टू सिग्मा n F I m a c m। और यह क्या है, बाह्य बल। जैसा कि इस टॉपिक जब प्रारंभ किया गया था, द्विकर्ण निकाय के संबंध में जब चर्चा की गई थी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में, तो वहां बताया गया था कि कण है, एक कण है तो उस कण पर उसके नजदीक स्थित दूसरे कण के द्वारा बल लगता है, प्लस बाह्य बल भी लगता है, और यह भी दूसरे पर बल लगाता है। तो उस पूरे निकाय पर जो आंतरिक बल हैं एक दूसरे पर जो लग रहे हैं, उसका मान तो शून्य हो जाता है, क्योंकि परिमाण में बराबर होते हैं परंतु क्रिया उनकी विपरीत होती है, लेकिन बाह्य बल उस पर कार्य करता है। तो ये वही बाह्य बल है। तो MACM इक्वल टू FI, या ये मान किसका है, ये बाह्य बल का मान। अब यदि बाह्य बल का मान शून्य है, बाह्य बल का मान शून्य का मतलब यदि F इक्वल टू 0 अर्थात बाह्य बल अनुपस्थित है, उस निकाय पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, तब की स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में हो जाएगा तब MACM इक्वल टू 0। भाई इसका मान शून्य है मतलब यहां पर शून्य होगा, और ये मान शून्य मतलब ये मान शून्य। इसको और सरल लिखें तो MACM का मतलब
dVcm/dt, इसका मान शून्य होगा। और दो राशियों का मान शून्य है यहां पर, तब क्या इनका द्रव्यमान तो शून्य हो नहीं सकता, द्रव्यमान कण का शून्य नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे m, ये जो है dVcm/dt, ये अवकलन शून्य होगा। इसका अवकलन शून्य किसका होता है? अचर राशि का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m इंटू VCm, ये क्या हो जाएगा? नियतांक होगा। ये नियतांक होगा, इसका अवकलन लेंगे तो वही मान शून्य आएगा। यह क्योंकि m भी एक नियत राशि है, इसका मान नियतांक है। यह है द्रव्यमान, यह है वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग, अर्थात PCm का मान जो है नियत। PCm मतलब कि द्रव्यमान केंद्र के लिए संवेग का मान। यह संवेग का मान नियत हुआ। कब स्थिति में नियत हुआ? जब बाह्य बल का मान 0 है, अर्थात बाह्य बल के अनुपस्थिति में निकाय का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता है। इसका संवेग क्या है? संवेग जो है नियत है, मतलब संरक्षित है। यही है संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा नियम ही बोलता है किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह आरोपित जो है बल उसका संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि बल आरोपित हो ही नहीं रहा है, या ऐसा कहें कि बल का मान लग ही नहीं रहा है, बल का मान शून्य है, तब उस स्थिति में उस निकाय का संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि निकाय के जो विभिन्न कण हैं वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और ये बल कैसे होते हैं? आंतरिक बल। तो ये आंतरिक बल जो है मान में बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसलिए किसी भी निकाय की जो गति है, उस निकाय की गति में बाह्य बलों का योगदान रहता है, आंतरिक बल का योगदान नहीं होता। और यदि बाह्य बल अनुपस्थित है तब उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। तो यह था हम लोग देखे द्रव्यमान केंद्र की गति। और इस द्रव्यमान केंद्र की गति के अंतर्गत वेग, त्वरण के लिए सूत्र, तथा यदि बाह्य बल अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। ठीक, धन्यवाद।